हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं अनुराग तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल अनुरेवो पे। आज के इस लेक्चर में हम सब क्लास 7 के हिस्ट्री का 4th चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर को देखना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके लिए। अगर आप क्लास 7 के बच्चे हो ना और आप इस लेक्चर को पहली बार देखोगे तो भी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अध्याय का देखो, सबसे पहले मूल परिचय देख लो, बेसिकली देख लो कि अध्याय क्या है। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी। मतलब कि बाबर जो था उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और उसके बाद में भारत के अंदर मुगल सत्ता का नींव रखा। मतलब कि मुगल सत्ता को शुरू किया उसने एक तरह से। मुगलों ने लगभग 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। इस अध्याय में मुख्य रूप से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासन तथा मुगल प्रशासन और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। मतलब इस चैप्टर में ना हम सब जितने भी मुगल वंश के जो भी शासक थे उनके बारे में थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे। किस तरीके का उनका कल्चर था, क्या चीज़ें थी जो उस टाइम पे लोग फॉलो करते थे, तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। मुगलों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। मुगल कौन थे? मुगल शासक मध्य एशिया से आए थे। बाबर की ओर से उसके संबंध तैमूर से थे। उसकी माता की ओर से उसका संबंध चंगेज खान की वंश परंपरा से था। इसलिए मुगल अपने को तैमूर और चंगेज खान की वंश परंपरा से जोड़ते थे। मुगल शासक अपने शासन को केवल किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं मानते थे। अब बाबर बार बार जो नाम आ रहा है ये कौन थे? देखो, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मतलब मुगल साम्राज्य को उसने ही स्थापित किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और मूल क्षेत्र जो था वो फरगना था। पिता उमर शेख मिर्जा थे। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना इसने 1526 ईस्वी में की। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ वो 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल सत्ता जो थी उसको इंडिया के अंदर स्थापित किया। उसके बाद देखो, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, उसके बाद उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर के प्रमुख युद्ध जो थे वो पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 1526 में बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, मतलब बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी हुआ। इसमें बाबर जो है वो जीतता है ना, डिफीट करता है वो किसको? इब्राहिम लोदी को। खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में बाबर बनाम राणा संगा, बाबर वर्सेस राणा संगा के बीच होता है। इसमें भी बाबर जीत जाता है और राणा सांगा जो है वो डिफीट होते हैं। चंदेरी का युद्ध जो था वो 1528 में होता है, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। देन घाघरा का युद्ध है 1529 में बाबर की विजय होती है। और बाबर की जो विशेषता है, बाबर ने युद्ध में तोप खाने और बारूद का प्रभावी इस्तेमाल किया, जिससे उसकी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाया। चूँकि बाबर अपने युद्धों में ना तोप खाने और बारूद का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करता था, इसलिए उसकी जो सेना थी उसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती थी। देन देखो, हुमायूं को देखते हैं। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। अब हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। हुमायूं को अपने शासन के दौरान शेर खान और शेरशाह सूरी से संघर्ष करना पड़ा। महत्वपूर्ण घटना, हुमायूं को चौसा के युद्ध यानी 1539 में हार मिली। कन्नौज बिलग्राम के युद्ध 1540 में भी शेरशाह से हार गया। हुमायूं इन दोनों लड़ाइयों में हारता है। उसके बाद हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा। बाद में उसने मुगल सत्ता को फिर से प्राप्त किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा अधिकार किया। 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र अकबर शासक बना। अब अकबर देखो, अकबर के ऊपर कई सारी मूवीज़ बनी हुई हैं, राइट? तो सबसे महत्वपूर्ण मुगल शासक जो था वो अकबर था। अकबर का शासन मुगल इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। शासनकाल जो इसका था ना वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अकबर के प्रारंभिक समय में उसके संरक्षक बैरम खान थे। बैरम खान जो थे उसके प्रारंभिक मतलब संरक्षक थे। अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया और मजबूत प्रशासन स्थापित किया उसने। मतलब
जो मुग़ल सत्ता थी उसको बहुत विस्तृत किया, बहुत डेवलप किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर की सेना और हेमू के बीच युद्ध हुआ। अकबर की विजय हुई और मुग़ल सत्ता मजबूत हुई। अकबर की राजपूत नीति। अकबर ने अनेक राजपूत शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसने राजपूतों को अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दिए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मतलब जैसे राजपूतों से शादी संबंध उसने किया। अनेक राजपूत शासकों को मुग़ल साम्राज्य का सहयोगी भी बनाया, मतलब मुग़ल साम्राज्य में कई सारे राजपूत शासकों को भी उसने इंक्लूड किया। इस नीति से मुग़ल साम्राज्य को राजनीतिक स्थिरता मिली। हालांकि मेवाड़ के राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, 1576 में। महाराणा प्रताप की ओर से सेना का नेतृत्व हकीम खान सुर आदि ने किया। मतलब जो महाराणा प्रताप जी थे उनके सेना का जो नेतृत्व था, उनके सेना को जो लीड किया उसने हकीम खान सुर आदि ने किया। मुग़ल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। मुग़ल सेना बेसिकली जो अकबर की सेना थी उसको मान सिंह नाम के व्यक्ति ने उसको लीड किया। यह संघर्ष मुग़ल मेवाड़ संबंधों के इतिहास में महत्वपूर्ण है। अब अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने अलग अलग धर्मों और समुदाय के लोगों के साथ संवाद और सहयोग की नीति अपनाई। उसने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। जजिया कर को समाप्त किया। जजिया जो एक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेड था। जो लोग मतलब कि मुस्लिम नहीं थे उनको अपनी सुरक्षा के लिए टैक्स देना पड़ता था, तो इस जजिया टैक्स को अकबर ने ख़त्म किया। विभिन्न धर्मों के विद्वानों से चर्चा की, मतलब अलग अलग धर्मों के जो विशेषज्ञ थे उनसे बैठ करके उसने बात की होगी। इबादत खाना में धार्मिक चर्चाएं कराई, मतलब इबादत खाना एक जगह होता था, वहाँ पे उसने धार्मिक चर्चाएं कराई। सुलह ए कुल अकबर की नीति का महत्वपूर्ण विचार था। सुलह ए कुल सभी के साथ, मतलब कि शांति और सर्वधर्म समभाव। इसका उद्देश्य मतलब सिंपल था कि अलग अलग धार्मिक समुदाय जो अलग अलग रिलीजन्स थे उनके बीच शांति और सहयोग बनाए रखना था, सिंपली। अब देखो मनसबदारी व्यवस्था, मतलब कि अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा कि बहुत बार इसको मॉक इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। मुग़ल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक थी मनसबदारी व्यवस्था। अब मनसब का अर्थ है, मनसब का था ना पद या रैंक। एक पद या रैंक जो होता था उसको मनसब कहते थे। मुग़ल प्रशासन में अधिकारियों को उनकी पद स्थिति के अनुसार मनसब दिया जाता था। मनसबदार प्रशासनिक कार्य करते थे, सेना में सैनिक रखते थे, सम्राट के लिए सैन्य एवं प्रशासनिक सेवाएं करते थे। जात और सवार, मनसब के दो महत्वपूर्ण संख्याएं होती थी। जो मतलब मनसब थे ना वो दो तरीके से डिवाइडेड थे। जात ये अधिकारी की व्यक्तिगत पदार्थ स्थिति और वेतन से संबंधित। सिंपली समझो, मनसबदारी सिस्टम दो तरह से डिवाइडेड थे। अब इसमें जो जात था ना ये अधिकारी के पद को दिखाता था, उसका वेतन को दिखाता था, और जो सवार था वो मनसबदार को कितने घुड़सवार रखने थे और उससे संबंधित चीज़ों को था। मतलब जो सवार था ये दिखाता था कि उसे कितनी सेना रखनी है, कितने घोड़े रखने हैं, कितने हाथी रखने हैं और कितने अस्त्र शस्त्र रखने हैं। और जब राजा को ज़रूरत पड़ती थी तो ये मनसबदार उनके लिए युद्ध लड़ा करते थे। अब देन आते हैं जागीरदारी व्यवस्था। तो देखो मनसबदारों को प्रायः उनके वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। अब जागीर क्या थी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनसबदार जो होते थे, अब आप तो समझ गए हो कि बेसिकली ये रैंक होता था और इनको वेतन दिया जाता था, बट इनको ना वेतन के जगह पे जागीर दिया जाता था। तो जागीर किसी क्षेत्र से राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था, मतलब किसी एक पार्टिकुलर एरिया से वो लोग टैक्स कलेक्ट करने के लिए अधिकृत थे। महत्वपूर्ण बात ये थी कि जागीर का अर्थ उस भूमि का मालिक बन जाना नहीं था। मतलब ये नहीं कि अगर ये एरिया आपको मैंने दे दिया है तो आप बस टैक्स कलेक्ट करोगे, ना कि आप वहाँ के मालिक हो। मनसबदार उस क्षेत्र से निर्धारित राजस्व प्राप्त करता था, मतलब टैक्स कलेक्ट करता था। अब मुगल साम्राज्य का प्रशासन। मुगल साम्राज्य बहुत विशाल था, इसलिए उसे प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया। सूबा, मुगल साम्राज्य के बड़े प्रांतों को सूबा कहा जाता था। सूबे का प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था, मतलब एक सूबेदार होता था जो कि सूबे का अधिकारी होता था। और जो सूबा था वो साम्राज्य का बहुत बड़ा प्रांत होता था, उसको सूबा कहते थे। इसके अतिरिक्त दीवान होते थे, फौजदार होते थे, काजी होते थे,
स्थानीय अधिकारी होते थे। इनके जैसे अलग अलग तरह के मतलब विभिन्न अधिकारी प्रशासन में भूमिका निभाते थे। अब नेक्स्ट देखते हैं राजस्व व्यवस्था। अकबर के शासनकाल में भूमि से प्राप्त राजस्व साम्राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। राजा टोडरमल के राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब देखो अकबर के शासन के टाइम पे ना जो मैक्सिमम राजस्व आता था, जो टैक्स आता था ना, वो भूमि से होता था, भूमि से प्राप्त होता था। और राजा जो जो टोडरमल थे ना, उन्होंने राजस्व व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया। इसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूमि की माप की गई, उपज का अनुमान लगाया गया, भूमि की उत्पादकता के आधार पर राजस्व निर्धारित किया गया। मतलब कि सबसे पहले तो देखो ज़मीन को मेजर किया गया, उसमें कितने फसल हुए उसको देखा गया और फिर उसके अकॉर्डिंग टैक्स मतलब कि लगाया गया। ये नहीं कि जो मनचाहा टैक्स आए उसको लगा दिया गया। उससे जो भूमि का मालिक है, जो किसान है, वो हो सकता है कि पीड़ित हो जाएं, हो सकता है कि मतलब कि टैक्स देने में ही उनका सारा धन निकल जाए। तो इसलिए पहले ज़मीन की सर्वे की जाती थी, ज़मीन को मेजर किया जाता था, फसल देखे जाते थे, तब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था टैक्स को। अब आते हैं जब्त व्यवस्था। अकबर के समय विकसित राजस्व व्यवस्था में जब्त महत्वपूर्ण थी। किसानों से प्राप्त राजस्व मुगल राज की आर्थिक शक्ति का प्रमुख आधार था। देखो किसान और ग्रामीण समाज, किसान और ग्रामीण समाज मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज भी इंडिया जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उस टाइम पे जो मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था थी वो भी किसान की ही महत्वपूर्ण किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसान बेसिकली कृषि करते थे, खेती करते थे, राज्य को भूमि राजस्व देते थे, विभिन्न फसलों का उत्पादन करते थे और मुख्य फसल जो उस टाइम पे होती थी वो गेहूँ होती थी, चावल होते थे, जौ, कपास, गन्ना और दाल। जहांगीर को अब देखते हैं। देखो अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बनता है और उसका जो शासनकाल था वो 1605 से 1627 ईस्वी तक होता है। इसका मूल नाम जो था ना वो सलीम था। जहांगीर के समय मुगल साम्राज्य मजबूत रहा। नूरजहां, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था। अब देन देखते हैं शाहजहां। जहांगीर के बाद शाहजहां शासक बना। उसका जो शासनकाल था वो 1628 से 1658 ईस्वी तक है। उसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला के उत्कर्ष के लिए जाना जाता है। उसका जो प्रमुख निर्माण था, अभी जो आप आगरा का ताजमहल देखते हैं वो भी शाहजहां का ही बनवाया हुआ था। इसके अलावा लाल किला, जामा मस्जिद और अनेक महल और इमारतें शाहजहां के समय मुगल वास्तुकला अत्यंत भव्य हो गई। आफ्टर शाहजहां औरंगजेब, शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बना और इसका जो शासनकाल था वो 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी में होता है। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत हुआ, बहुत डेवलप हुआ। उसने दक्कन में मुगल शक्ति बढ़ाई, कई दक्षिणी क्षेत्रों को साम्राज्य में शामिल भी किया। मराठों सहित कई शक्तियों से संघर्ष भी किया उसने। और जजिया, देखो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर फिर से लगाया। मतलब जो जजिया कर जो कि नॉन मुस्लिम्स पे इम्प्लीमेंटेड था, जो कि अकबर ने समाप्त किया था, उसे इसने दोबारा से कब लगाया? 1679 ईस्वी में इसने दोबारा से उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, लगा दिया। मुगल साम्राज्य के विस्तार की विशेषताएं। मुगलों ने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखो मजबूत सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना, प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, स्थानीय शासकों के साथ समझौते और मनसबदारी व्यवस्था जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो ये सारी चीज़ें जो थी ना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये मतलब साम्राज्य के विस्तार में, डेवलपमेंट में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल दरबार और इतिहास लेखन। देखो मुगल शासक अपने शासन और उपलब्धियों का विवरण लिखवाते थे। महत्वपूर्ण ग्रंथ है बाबरनामा, ये बाबर की आत्मकथा है। और अकबरनामा अब्दुल फजल द्वारा लिखा गया आईने अकबरी है ना। तो ये सारे इनके कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आत्मकथा होती थी या इनके कुछ विवरण होते थे जो कि इनके बारे में उसमें दिखाया गया होता था। अबुल फजल की रचना, इसमें अकबर के प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था और इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों से इतिहासकारों को मुगल काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
इन ग्रंथों को पढ़ के इतिहासकार समझ पाते हैं कि मुगल व्यवस्था जिस टाइम पे थी, मुगल शासन जिस टाइम पे था, उस समय पे किस तरीके की व्यवस्था थी। मुगल कला और वास्तुकला। मुगल काल में कला और वास्तुकला बहुत विकास हुआ। प्रमुख विशेषताएं तो बड़े गुंबद, मेहराब, विशाल दरवाजे, सुंदर बाग, संगमरमर का प्रयोग, अब जैसे कि ताजमहल को यहाँ आप देख सकते हो, नक्काशी, चित्रकला, फारसी और भारतीय स्थापत्य परंपराओं का मेल। प्रमुख उदाहरण अभी आपको मैंने बताया कि जैसे ताजमहल सबसे पहले यहीं आता है, लाल किला, फतेहपुर सीकरी का, उसके बाद हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, है ना। मुगल शासन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएं, अब देखो आसान अर्थ समझो, ठीक है। मनसब जो था वो पद और रैंक था। मनसबदार जो थे बेसिकली वो मनसब प्राप्त अधिकारी थे। जात जो होता था वो मनसबदार की व्यक्तिगत स्थिति को दिखाता था। वहीं पे सवार जो था वो रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को बताता था। ऊपर मैंने पढ़ाया भी। जागीर जो होता था वो राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था। सूबा जो था वो मुगल साम्राज्य का प्रांत था, बड़ा प्रांत। और सूबेदार जो था वो सूबे का प्रमुख अधिकारी था। जब्त जो था वो राजस्व निर्धारण की व्यवस्था थी। और सुलह ए कुल जो था वो सभी के साथ शांति था। जजिया जो था वो गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाए जाने वाला कर था। और इबादत खाना का मतलब था कि धार्मिक चर्चाओं का स्थान। अब देखो अध्याय का जो निष्कर्ष है, मुगल साम्राज्य ने भारत के राजनीति, प्रशासनिक और आर्थिक संस्कृति इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। बाबर ने 1526 ईस्वी में इसकी नींव रखी, जबकि अकबर ने इसे मजबूत और संगठित साम्राज्य में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनसबदारी, जागीरदारी और राजस्व जैसी व्यवस्थाओं ने मुगल प्रशासन को मजबूत बनाया। अकबर की सुलह ए कुल नीति और राजपूतों के साथ संबंधों ने राजस्व को स्थिरता दी। जहांगीर और शाहजहां के समय कला एवं संस्कृति का विकास हुआ तथा औरंगजेब के समय साम्राज्य का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत हुआ। इस प्रकार मुगल काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक काल रहा। अब देखो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना 10 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे आप लोग देख लेना। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों के साथ में शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। किसी अगर नए टॉपिक के ऊपर, किसी नए चैप्टर के बारे में अगर चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो बना दूंगा। एंड हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि हम सब पूरे एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। एंड पढ़ने की एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले एनसीईआरटी के बुक को पढ़ो, वहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आएंगे तुम्हारे मन में। उसके बाद में इस लेक्चर को देखो तो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर एक बार बुक को पढ़ोगे तो ये चीज़ें क्या करेंगी कि सारी चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी और बहुत ही लंबे समय तक तुम्हें सारी चीज़ें जो है तुम्हारे माइंड के अंदर रहेंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। अगर चाहते हो कि इसका PDF तुम्हें मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे मैसेज करो, आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।